हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। तो आज शुरू करते हैं अपने पार्ट 4। और पार्ट 4 के अंदर हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की विधि क्या है। ठीक है, मेथड क्या है। इसमें देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की विधि को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे वाला अपने जो किया था उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इसमें बात हमने जो की थी परिवर्तन की, कि परिवर्तन दो प्रकार के थे। एक तो था फिजिकल चेंज और एक था केमिकल चेंज। जो आपके फिजिकल चेंज था उसमें अवस्थाएं जो थी, रंग और उसके स्टेट में, अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, कोई नई चीज़ बनती नहीं है। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो केमिकल कंपोजिशंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब हम चाह के भी उस उत्पाद से पुनः अभिकारकों को नहीं बना सकते। तो देखिएगा, इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की विधि से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं। यहां लो जी, हमने लिख दिया नाइट्रोजन, प्लस में यहां पे लिख दिया हमने हाइड्रोजन, और इसमें हमने लिख लिया अमोनिया गैस। अब देखो, इसके अंदर इसका नाम जो है, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका नाम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोजन, और इसका नाम है अमोनिया। लो जी, ये हैं आपके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। और ये सारी की सारी अगर मैं फॉर्म में, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं उसको एरो के पहले लिखते हैं और जो उत्पाद होते हैं वो एरो के बाद में लिखे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो अभिकारक है वो लिख दिए पहले। अब इसकी अवस्था, ये कैसी अवस्था में, गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी क्या है, गैस है। अब सुनिएगा इसमें कि जो आपके इसको हम अब संतुलित करते हैं। ठीक है, और संतुलित करने को हमने क्या बोला, हिट एंड ट्रायल विधि। तो प्यारे बच्चों, हम जब इस चैप्टर को करेंगे तो पहले हो सकता है आपको ये जो पदार्थ है या अणु है या यौगिक है उनके बारे में आपको पता नहीं हो, लेकिन आप जब बार बार इन चीज़ों को इस चैप्टर में देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। देखो, ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसके यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणु 2 है। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के परमाणु भी कितने हैं, 2। नाइट्रोजन, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का परमाणु 1 दिख रहा है आपको, और हाइड्रोजन के कितने दिख रहे, 2। तो ये असंतुलित है, इसको पहले हम संतुलित कर लेते हैं। तो करिए, नाइट्रोजन के 2 है तो आप यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 कर दो। जब नाइट्रोजन के 2 हो गए तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे 2 का पाड़ा 3 बार पड़ा 6 हो गए। ये 6 हो गए हाइड्रोजन के अकेले के, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे हैं 2, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3H2 6 ये हो जाएंगे। तो इधर भी हाइड्रोजन के 6, इधर भी आपके सामने हाइड्रोजन के 6, नाइट्रोजन के 2 और इधर भी नाइट्रोजन के 2 है। इस प्रकार से अनुमान विधि के द्वारा हमने इस समीकरण को भी संतुलित कर लिया। अब देखते हैं कि अभिकारक या क्रियाकारक या इंग्लिश में जिनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स कितने हैं। इसमें देखें, जो रिएक्टेंट है, मैं बेटा आर लिख रहा हूँ उसके लिए। रिएक्टेंट यहाँ पे
एक ये है और 3 ये है। देखो ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये एक नाइट्रोजन का अणु है। और हाइड्रोजन के कितने अणु है बेटा? 3। तो टोटल अणु हो जाएंगे यहाँ पे 4। आपको समझ में आ गया? 3 इसका और 1 इसका, 1 इसके आगे लगाओ या नहीं लगाओ वो अपने आप में 1 माना जाता है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए मैं ओनली P लगाता हूँ, तो प्रोडक्ट कितने बने बेटा? 2 बने। अब हम इसके अंदर कह सकते हैं कि 4 से 2 बने, यानी कि 1 से अधिक थे लेकिन बना एक ही प्रकार कितना बना? एक ही प्रकार का अमोनिया। और थे कितने प्रकार के थे? क्रियाकारक कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, एक था नाइट्रोजन और एक था हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया गया तो क्या बना गया? अमोनिया बना। अमोनिया एक बना, एक ही प्रकार का। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम योगात्मक एडिशन या कॉम्बिनेशन या कॉम्बाइनेशंस रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे इस एरो के ऊपर ये किस कंडीशन में हुई उन परिस्थितियों को भी बताएंगे। और ये परिस्थितियाँ कौन सी होती है? ये दाब प्रेशर्स के बारे में हो सकती है, टेम्परेचर्स के बारे में हो सकती है, हीट के बारे में हो सकती है, या कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक होते हैं उसके बारे में। तो उसका ब्यौरा इसके अंदर देना होता है। तो हम यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 773 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो 200 केल्विन। सॉरी, ये 700, ये तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 773 केल्विन। और जो प्रेशर है वो कितना है? 200 एटमॉस्फेरिक दाब। इतना दाब लगेगा इसमें और इतना इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, तब जो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है वो मिलकर कौन सी गैस बनाएगी? अमोनिया गैस बनाएगी। समझ में आ गई बात आपको? तो ये रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका है कि जो एरो से पहले हैं वो क्रियाकारक कहलाते हैं। ये क्रियाकारक है, इसको हम क्रियाकारक कह सकते हैं। इंग्लिश में इनको रिएक्टेंट्स कह सकते हैं, रिएक्टेंट्स। और आपके एक नाम और भी है इसका एक नाम और भी है, इसको बोल सकते हैं जो अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारक भी इनको हम कह सकते हैं। ठीक है जी। अब जो बना है, जो एरो के आपके दाईं ओर है उनको कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद भी कह सकते हैं। एक नाम और भी है इसका, क्रियाफल भी कह सकते हो आप इसको, और इंग्लिश में इसको आप प्रोडक्ट्स भी कह सकते हो। ठीक है जी। तो ये चीज़ें, ये क्या है, किस प्रकार की विधि है? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा विवरण दूं तो ये जो है योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण भी है। दूसरा, और अगर बात करें तो आप टेम्परेचर दे रहे हो इसको, तो ये एक हिसाब से ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें शुरुआत करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी रिएक्शंस भी कह सकते हो। नेक्स्ट, इसके लिए हम कह सकते हैं ये सारी गैस है, तो ये समांगी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको समांगी कह सकते हैं। एक बात और भी है इसमें, जो नाइट्रोजन है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजन गैस जो है किस प्रकार की गैस है। नाइट्रोजन गैस गंधहीन है, रंगहीन है। ये
कोई भी पदार्थों का ऑक्सीकरण करने से उनको बचाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। और एक जीके का क्वेश्चन भी बेटा पूछा जाता है प्रश्न कि वातावरण में वायु के संघटन में सर्वाधिक कौन सी गैस का रेशव है? तो 78% रेशव नाइट्रोजन गैस का है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नाइट्रोजन गैस को जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके परिरक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उनकी जब पैकिंग होती है तो नाइट्रोजन गैस को उसमें भरा जाता है। उदाहरण के लिए जो हम कुरकुरे खाते हैं उसके अंदर, या जो कोई भी ऐसी पैकिंग की जाती है उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसके कारण जो पैकेट है वो खुला रहता है और उसके कारण उसका संक्षारण नहीं होता, वो सड़ते नहीं हैं, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता। तो कुरकुरों में भी जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। बेटा हाइड्रोजन गैस होती है वो हल्की होती है, जिसको गुब्बारों में भी भरा जाता है। और इस चैप्टर के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में बार बार बताया जाएगा। और एक तो हल्की होती है, हल्की गैस है, इसलिए किस में भरा जाता है? नियॉन के साथ साथ में इसको गुब्बारों में भी भरा जाता है। और वायु से हल्की होने के कारण इनके भरे हुए गुब्बारे जैसे हम छोड़ते हैं तो वो आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये एक आवाज़ करता है, पॉप की आवाज़ आती है, यानी कि इसकी जो लो होती है इसके पास जाती है, ऐसे लंबी सी बन के फिर नीचे छोटी हो जाती है, फट फट की आवाज़ से ये हाइड्रोजन गैस जलती है। तो ये इसका परीक्षण भी होता है। हाइड्रोजन गैस के परीक्षण में भी इसको इसका एक टेस्ट में भी इसकी एक पहचान है, आइडेंटिटी है कि पॉप की आवाज़ या फट फट की आवाज़ से कौन सी गैस जलती है? कौन सी गैस जलती है? हाइड्रोजन गैस जलती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अमोनिया की। तो जो अमोनिया गैस है बेटा, जहरीली गैस है। यह जहरीली और तीखी गैस है, तीखी गंध वाली। आप लोग कभी भी जैसे कोई भी जहाँ पे अपने केमिकल्स वगैरह है या कोई प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, उसके अंदर कभी कभी ये गैस बन जाती है और सीधा जाते हैं तो ऐसे तीखी सी चढ़ती है, दिमाग में चढ़ने वाली सी है। तो इसका एक अलग ही एक तीखापन सा इसका जो इसकी है स्मेल होती है, ये जहरीली होती है। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो जल में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उसमें अमोनिया बनता है और वो जल में घुल जाता है। तो जो जलीय जीव होते हैं, वो अमोनोटेलिक होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि जलीय जीव अमोनोटेलिक होते हैं। भगवान ने भी देखो इनको कितनी बड़ी सुविधा दी है कि उनको जल में रखा है। अब हम बात करते हैं कि अमोनिया जो गैस होती है, अमोनिया जहरीला पदार्थ जो होता है हमारे शरीर में भी बनता है, जिसको लीवर क्या करता है? NH2CO NH2 कम जहरीला पदार्थ, नाम क्या इसका? यूरिया। प्रयोगशाला के अंदर बनने वाला जो बॉलर ने सबसे पहले संश्लेषण किया था यूरिया। ठीक है। तो सबसे जहरीला पदार्थ कम जहरीले पदार्थ में तब्दील होता है, किसके द्वारा? हमारे लीवर्स या यकृत के द्वारा। तो आपको ये रासायनिक अभिक्रिया बेटा समझ में आगे लगती है। और ये रासायनिक अभिक्रिया आप अपनी कॉपी के अंदर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें और इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ये जो अभिक्रिया है इसका उदाहरण हमने लिया है, इसका आगे भी हम उदाहरण लेंगे और उसका यूज जो है, अगर इसको आप थोड़ा सा 2-3 बार लिखोगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा।
तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के लिए आप पार्ट नंबर 5 देखें। तब तक के लिए आप मेरे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।